जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि अच्छी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने लिखा ईमेल लेटर डीएसडब्ल्यू सेक्रेटरी को ओआरओपी 3 को सही समय से देने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है, लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी अक्सर पेंशनर के वेलफेयर के लिए लेटर लिखते रहते हैं। स्पर्श में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्डिंग लेटर लिखते हैं, ओआरओपी में जो विसंगतियां चल रही हैं उसके रिगार्डिंग लेटर लिखते हैं। कभी स्पर्श को लिखते हैं, कभी पीसीडी को लिखते हैं, कभी डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को लिखते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने ईमेल लिखा है, लेटर लिखा है, और ये लिखा है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को, ताकि ओआरओपी 3 आपको सही टाइम पर मिल जाए। जुलाई में ही आपको ओआरओपी 3 मिल जाए। और इसमें यह गुजारिश करी गई है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें लिखा हुआ था कि भारत सरकार लेट लतीफी ना करे ओआरओपी 3 देने में, तो दोस्तों उन चीजों को यहाँ पे कोट करा है लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भारद्वाज जी ने अपने ईमेल में। यानी जो पहले अटॉर्नी जनरल ने लिखा हुआ था कि भारत सरकार बिल्कुल भी लेट लतीफी ना करे, सही समय पर ओआरओपी 3 दे दे, तो वही सब चीजें इन्होंने लिख रखी है। तो दोस्तों, जुलाई में आपको ओआरओपी 3 मिलनी है। और इसमें एक और बात लिखी गई है, भले ही भारत सरकार ने ओआरओपी 2 की किस्तें आपको दी हों अलग अलग टाइम पीरियड में, लेकिन उसका कोई इंपैक्ट, उसका कोई असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ेगा। ओआरओपी 3 बिल्कुल आपको सही टाइम पर मिलनी चाहिए। जैसा आपको पता है, अभी भी कई ऐसे पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, जिनको ओआरओपी 2 की किस्तें नहीं मिली है। किसी को पहली मिल गई, किसी को दूसरी नहीं मिली, किसी को दूसरी मिल गई, किसी को तीसरी नहीं मिली, किसी को तीसरी मिली है तो किसी को चौथी नहीं मिली। अभी भी ऐसे बहुत से पेंशनर, फैमिली पेंशनर छूट गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसका असर ओआरओपी 3 पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि कोर्ट का भी आदेश था कि भारत सरकार सही टाइम पर ओआरओपी 3 देगी, तो बिल्कुल भारत सरकार उसी पोजीशन पे काम करनी चाहिए और ओआरओपी 3 बिल्कुल सही समय पर मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पता नहीं, मेरे को इंटरनल ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार थोड़ा लेट कर सकती है ओआरओपी 3। मुझे ऐसा लग रहा है, इंटरनली फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि दोस्तों चुनाव के नतीजे भी आने हैं, नई सरकार भी बननी है, नया बजट भी देना है, डिफेंस का बजट भी उसमें शामिल होगा, ओआरओपी 3 का भी बजट होगा। तो ये सब काम देखकर ऐसा लगता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं लेट कर सकती है ओआरओपी 3 में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, ओआरओपी 2 हमें मिलनी थी 2019 में। इसको देखते हुए दोस्तों फिर कोर्ट केस करा गया और हमें मिली कब ओआरओपी 2? कितनी सालों बाद मिली। तो ऐसा ना हो कि हमें ओआरओपी 3 में लंबा इंतजार करना पड़े। ऐसा मैं नहीं चाहता। सही टाइम पर हमें ओआरओपी 3 मिले, जुलाई में ही हमें देखने को मिले, ऐसा मैं चाहता हूं। आपके अपने विचार क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सीएसडी कार्ड बनाने के लिए सीएसडी कैंटीन में सैनिकों, पूर्व सैनिकों को स्टेशन हेडक्वार्टर भेजा जा रहा है। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आपको सीएसडी का कार्ड बनाना है तो इसके लिए आप फॉर्म भी भर सकते हैं और स्टेशन हेडक्वार्टर जाकर वहां से सील अटेस्टेड भी करवा सकते हैं। फिर वो डायरेक्ट आप सीएसडी में थमा सकते हैं सीएसडी कार्ड बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, अब प्रोसीजर थोड़ा यहाँ पे चेंज होता नजर आ रहा है। दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक हैं जो जा रहे हैं सीएसडी, और वहां पर उन्हें बोला जा रहा है कि आप डायरेक्ट जाइए स्टेशन हेडक्वार्टर, वहां जाकर आपका कार्ड बनेगा। दोस्तों, अब प्रोसीजर थोड़ा चेंज हुआ है। आप सीएसडी जाकर ही सारा काम करवा सकते हैं। सीएसडी में जो बैठे हैं बंदे, वही आपका सारा काम कर देंगे। आपको कहीं उधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा बहुत चेंज आया है। पहले ये काम स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से हो पाता था, फॉर्म के थ्रू हो पाता था, लेकिन डायरेक्ट अब आप सीएसडी के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। लेकिन कुछ पेंशनर को अभी भी परेशान किया जा रहा है। उनको बोला जा रहा है कि डायरेक्टली आप स्टेशन हेडक्वार्टर जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सीएसडी चले जाइए, वो आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे और वहीं के थ्रू आपका कार्ड भी बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एआईसीपीएन के आंकड़े ना आने का कोड ऑफ कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जैसा आपको पता है, अभी हमें फरवरी और मार्च के एआईसीपीएन के आंकड़े नहीं मिले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े हमें नहीं मिले। कई पेंशनर कह रहे हैं, कई और डिपार्टमेंट से भी खबर आई है कि वो आंकड़े इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। दोस्तों, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, जो आचार संहिता चल रही है, उसका कोई असर नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है कि आपको फरवरी मार्च के आंकड़े नहीं मिले। उसका कोई असर नहीं है।
कोड ऑफ कंडक्ट अलग चीज है और AICPAN के आंकड़े ना आना ये अलग चीज है। AICPAN के जो आंकड़े नहीं आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता चल रही है लेकिन तभी भी तो भारत सरकार अपने लेटर निकाल रही है, कभी ग्रेजुएटी पे निकाल रही है, कभी किसी दूसरी चीजों पे निकाल रही है। भारत सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि सारे काम ठप हो गए हैं। हम भी अपने डिपार्टमेंट में लेटर निकाल रहे हैं, तो इसलिए जो आपको आंकड़े नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आचार संहिता चल रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब आंकड़े आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमको पता लगेंगे और इसका कारण भी ये पता लगेगा कि क्यों नहीं मिले हमें फरवरी मार्च के आंकड़े, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पे रिकॉर्ड का जवाब। दोस्तों नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पर रिकॉर्ड का जवाब आ रहा है पेंशनर के पास कि आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, इसलिए हम आपको MSCP नहीं देंगे, और आप रिटायर हो चुके हो तब भी हम आपको MSCP नहीं देंगे। दोस्तों ऐसे बहुत से केस है नॉन क्वालिफाइंग सर्विस के, जिनके 16 साल कंप्लीट नहीं हुए, जिनको हवलदार की MSCP नहीं मिल रही, जिनको 24 साल कंप्लीट नहीं हुए, कुछ दिन कम है, कुछ महीने कम है, उनको MSCP नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही। दोस्तों इसके भी कुछ केस देखे जा रहे हैं और हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे रिकॉर्ड से कुछ फाइनल आंसर आएगा तो जितने भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस केस है उनको भी MSCP दिलवाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों रिकॉर्ड यहाँ पे जवाब दे रहा है कि आप रिटायर हो चुके हो इसलिए हम आपको MSCP नहीं देंगे। दोस्तों ये बिल्कुल भी बात यहाँ पे फिट नहीं बैठती है। बहुत से पेंशनर रिटायर हो जाते हैं लेकिन जो बेनिफिट है MSCP ACP का वो ड्यूरिंग सर्विस मिलता है, सर्विस में रहते हुए मिल जाता है। भले ही बेनिफिट और उसका एरियर बाद में मिले लेकिन ड्यूरिंग सर्विस MSCP और ACP का फायदा मिलता है। तो दोस्तों आप रिटायर हो चुके हो इस वजह से हम आपको MSCP नहीं देंगे, ये सरासर गलत बात है। रिकॉर्ड यहाँ पे गलत बात कर रहा है। MSCP का हक सर्विस के दौरान मिलता है, मिल जाता है, भले ही उसका एरियर बाद में मिलता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही तो उसका एरियर मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटायर हो चुके हो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, ये गलत है। तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे और पेंशनर को हम कहीं ना कहीं MSCP दिलवाकर ही छोड़ेंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। क्या POR भी वेरीफाई करता है MSCP ACP का केस या फिर एंट्री लेवल पे का केस एरियर देने के मामले में? जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड से कई बार तो वेरीफाई हो जाता है लेकिन बाद में POR भी वेरीफाई करता है। रिकॉर्ड कर देता है कई बार आपके पार्ट 2 ऑर्डर और कई बार आपकी LPC वगैरह सब कुछ बना के वो भेज देता है सीधा POR के पास, लेकिन POR भी अपनी तरफ से सब कुछ वेरीफाई करता है। एंट्री लेवल पे का भी जो एरियर देने का जो मसला होता है वो भी कई बार वो अच्छे से वेरीफाई करता है। अगर उसे लगता है कि कोई ऑब्जेक्शन है तो डायरेक्टली फिर वो एक लेटर बना के देता है। कई बार वो रिकॉर्ड को फॉरवर्ड करता है, फिर उसमें रिकॉर्ड बताता है पेंशनर को कि आपके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ज़्यादातर MSCP ACP के जो केस है वो ज़्यादातर रिकॉर्ड हैंडल कर लेता है, अगर नहीं देना होता तो रिकॉर्डिंग लेटर बना के दे देता है। ऐसी एंट्री लेवल पे का जो एरियर है कई बार उसे POR वेरीफाई करता है, देखता है कि ये देने लायक है या नहीं है। अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है फिर वो लेटर बना के रिकॉर्ड को फॉरवर्ड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से कार्रवाई चलती है, रिकॉर्ड, POR, फिर POR से फिर रिकॉर्ड, फिर PCDA CDA, इस तरीके से। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिल जाती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।